डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोइटिक डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो स्ट्रक्चर में यूज होती हैं, जिनमें है टोन, रिदम, राइम स्कीम, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, आयरनी, इन्वर्जन, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जक्सटापोजिशन। तो आज हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है टोन। टोन इज ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोइट्री दैट कन्वेज ऑथर्स मूड, एटीट्यूड और बिहेवियर टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। टोन एक लिटरेरी डिवाइस है जो पोइट्री में यूज होती है। ये सब्जेक्ट मैटर के लिए पोइट का एटीट्यूड, बिहेवियर या पोइट का मूड बताती है। टोन से हमें पता चलता है कि पोइट इस टाइम क्या फील कर रहा है, या उसने जो पोइट्री लिखी हुई है इसमें उसका मूड कैसा है, वो हैप्पी है, सैड है या कुछ भी है। तो ये टोन ही है जो हमें पोइट का सब्जेक्ट मैटर के लिए मूड बता रही होती है। Poets have to convey tone through word choice, figures of speech, so readers must pay careful attention to the author's use of language to identify the tone correctly. अच्छा, नॉर्मल लाइफ में आपने किसी का मूड देखना हो, उसकी टोन देखनी हो, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से गेस करते हैं, और दूसरा उसका जो बोलने का स्टाइल होता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, उनसे आप उसकी टोन के बारे में गेस कर लेते हैं कि इसकी टोन ऑफेंसिव है, अच्छी है, मतलब किस तरह की टोन है। तो पोइट्री में कैसे पता चलेगा? पोइट्री में हमें पोइट की वर्ड चॉइस से पता चलेगा, उसने किस तरह की वोकैबुलरी यूज की है, उसने कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं। तो जब हम इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो रीडर को फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे पोइट की टोन इस तरह की है। ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैव ए टोन। तो सारी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स में कोई ना कोई टोन जरूर यूज हुई होती है। तो पोइट्री में टोन्स कैसी हो सकती हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्लेफुल, मेलनकलिक, आयरनिक, नॉस्टैल्जिक, सैटिरिकल। ये कॉमन टोन्स हैं जो पोइट्री में यूज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप्स की टोन्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है रिदम। Rhythm is the patron of stressed and unstressed syllables as well as the patron of sounds and pauses that creates a musical quality in language. Rhythm क्या है? Rhythm किसी भी पोइट्री में, सॉन्ग में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से या फिर पॉजेज से हमारे साउंड में जो वेरिएशन आ जाती है, उस वेरिएशन से जो बीट क्रिएट होती है, या आप कह सकते हैं कि साउंड का जो टेम्पो चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज होती है, या आवाज में उतार चढ़ाव आता है, वो सब रिदम होता है। रिदम पोइट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस फील होता है। रिदम ही पोइट्री में म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट करता है। देखिए, अगर पोइट्री में रिदम नहीं होगा तो फिर हमें प्रोज में और पोइट्री में दोनों में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। तो ये रिदम ही है जिसकी वजह से पोइट्री हमें अच्छी लगती है। या आप बच्चों के लिए जब राइमिंग सॉन्ग्स बच्चों को सुनाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग इसीलिए लगती हैं, और बच्चे उन्हें जल्दी इसीलिए सीख जाते हैं क्योंकि उनमें रिदम होता है। अब हम देखते हैं कि रिदम किस चीज से मिलकर बनता है। ये रिदम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? तो इसमें एक तो है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या चीज हैं, ये आपका एक सेपरेट टॉपिक भी है। देखिए, सिलेबल की पहले हम बात करते हैं। सिलेबल होता है मिनिमम यूनिट, ठीक है, साउंड का सबसे छोटा यूनिट, जिसमें एक वोवल होता है और एक या एक से ज्यादा या समटाइम जीरो भी कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो हमेशा वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर बनाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वर्ड वोवल के बगैर बन जाए, ठीक है। वोवल मस्ट है, कॉन्सोनेंट हो या ना हो, दोनों कंडीशंस में काम चल जाएगा, लेकिन वोवल का होना मस्ट है। तो इस तरह से कुछ सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अब ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या है? मतलब ये है कि इंग्लिश में कुछ सिलेबल्स को जोर देकर बोला जाता है, मतलब उन पर फोकस किया जाता है, स्ट्रेस देकर बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस देते हैं जिस सिलेबल पर, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, और जिस पर स्ट्रेस नहीं होती वो अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। तो ये भी रिदम में इंक्लूड है। फिर है सिलेबल लेंथ एंड ड्यूरेशन। और सिलेबल्स की लेंथ क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, इससे भी रिदम क्रिएट होता है। पॉजेस एंड साइलेंसेस। पोइट्री में पॉजेस और साइलेंसेस बहुत मैटर करते हैं।
जैसे कि सोनेट का आपको पता होगा, सोनेट 14 लाइन्स पोएम होती है जिसमें फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं, फिर उसमें पॉज आता है और उसके बाद लास्ट 6 लाइन्स आती हैं जिन्हें हम सेस्टेट भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी रिदम क्रिएट करती हैं। फिर है साउंड डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। तो साउंड डिवाइसेस भी रिदम में आती हैं, मतलब ये रिदम क्रिएट करती हैं, जिस तरह से रेपिटेशन होगी कॉन्सोनेंट्स की या वाउल्स की। लास्ट वन है मीटर एंड फूड पैटर्न्स, यानी मीटर भी रिदम क्रिएट करता है, और मीटर क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है राइम स्कीम। ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम और सॉन्ग। राइम स्कीम क्या होती है? देखिए, राइमिंग वर्ड्स तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। मतलब ये है कि एक लाइन के एंड पर जो वर्ड आ रहा होता है वो अगली लाइन के एंडिंग वर्ड के साथ उसका साउंड मिलता जुलता हो, तो हम उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पोइट्री में जब पूरी पोइट्री में कुछ वर्ड्स एंड पर सिमिलर आ रहे होते हैं, मतलब उनका साउंड मिलता जुलता आ रहा होता है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन का साउंड मिल रहा है, उसको हम नंबर दे देते हैं। तो इस तरह से ये जो भी हम कर रहे होते हैं ये हम उसकी राइमिंग स्कीम को डिफाइन कर रहे होते हैं। इट इज यूजुअली रेफर्ड टू बाय यूजिंग लेटर्स टू इंडिकेट विच लाइन्स राइम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेटर असाइन कर देते हैं, मतलब लेटर्स के थ्रू बताते हैं कि कौन सी लाइन किसके साथ मिल रही है, मतलब उसका साउंड किस लाइन के साथ मिल रहा है। लाइन्स डेजिग्नेटेड विद द सेम लेटर ऑल राइम विद ईच अदर, और हर वो लाइन जिसका एंडिंग साउंड दूसरे के साथ सिमिलर होगा हम उन दोनों को एक ही लेटर असाइन कर देंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमारी पहली लाइन का साउंड 5th लाइन या 6th लाइन के साथ जाकर मैच कर रहा है तो हम पहली लाइन को और उस 5वीं या 6ठी लाइन को दोनों को ए का नाम दे देंगे। इस तरह से हम उन्हें सेम लेटर असाइन कर देंगे। For example, if a poem has a rhyme scheme of AB AB, it means the first and third lines A rhyme with each other, the second and fourth lines B rhyme with each other। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर हम ये कहें कि इस पोएम में राइमिंग स्कीम है ए बी की, अब ए बी का क्या मतलब होगा? देखें, ए और मतलब ए फर्स्ट पे आ रहा है और फिर थर्ड लाइन पे ए आ रहा है, तो इट मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड लाइन की राइमिंग स्कीम सेम है, मतलब इनके एंडिंग साउंड मिलते जुलते हैं, और उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइन का साउंड सेम है। इस वजह से हमने सेकंड को भी बी दिया और फोर्थ को भी बी दे दिया। एग्जाम्पल देखें, बिड मी टू वीप एंड आई विल वीप, वाइल आई हैव आइज टू सी एंड हैविंग नन येट आई विल कीप ए हार्ट टू वीप फॉर दी। अब आप सिर्फ एंडिंग वर्ड्स पर फोकस करें। पहली लाइन के एंड पर है वीप, सेकंड पर है सी, थर्ड पर है कीप और फोर्थ पर है दी। अब आप देखें, पहली और तीसरी लाइन दोनों का एंडिंग साउंड सिमिलर है, वीप और कीप, हमने दोनों को ए दे दिया। फिर है सी एंड डी, इन दोनों का सिमिलर है, हमने इन दोनों को बी दे दिया। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन है मीटर। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने मीटर के स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीटर में METER भी है और मीटर के ये स्पेलिंग्स भी हैं। दोनों में डिफरेंस वही आ जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का, तो दोनों तरह के स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट है। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइन्स इन वर्स। मीटर का वर्ड हम इससे पहले रिदम में भी पढ़ चुके हैं कि मीटर जो है वो रिदम क्रिएट करता है। तो पोइट्री में रिदमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में मीटर का एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीटर हमें ये बताता है कि कहाँ पे हमारा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, कहाँ पे अनस्ट्रेस्ड होगा, लाइन की लेंथ कितनी होगी, एक लाइन में कितने सिलेबल्स आएंगे, ये सब कुछ मीटर डिसाइड करता है। द स्टडी एंड द एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन आर बोथ नोन एज प्रोसोडी। मीटर की स्टडी, मीटर की टाइप्स की स्टडी, इन्हें हम प्रोसोडी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मीटर क्या चीज है, मीटर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पहली चीज है फुट, ए यूनिट ऑफ मीटर कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स 2 या 3। मतलब ये है कि पोइट्री में जब हम मीटर यूज करते हैं तो मीटर के अंदर फुट यूज होते हैं। देखें, जैसे मीटर से हम कपड़े मेजर करते हैं, क्लोथ्स की मेजरमेंट मीटर में होती है, और फिर मीटर के अंदर फीट होते हैं,
फीट के अंदर इंचीज होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यही वाला मीटर ही अगर आप पोइट्री पे अप्लाई करें फॉर एग्जांपल, तो पोइट्री में जो मीटर होगा उसमें फुट होंगे, फीट होंगे, और फीट के अंदर जैसे कि दूसरे मीटर में इंचेस होते हैं तो यहाँ पे सिलेबल्स होंगे। सिलेबल्स मिलकर फुट बनाएंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सिलेबल है, ये यूनिट ऑफ वर्ड है, यूनिट ऑफ साउंड है, ये मिलकर वर्ड्स बनाता है, ठीक है। तो सिलेबल्स मिलकर फुट बनाएंगे। फिर है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें बताएगी कि हमने किस सिलेबल्स को जोर देके बोलना है, किस सिलेबल पर स्ट्रेस देनी है, और अनस्ट्रेस हमें बताएगी कि किस सिलेबल को हमने स्मूथली बोलना है, हमने उस पर स्ट्रेस नहीं देनी। ये सारी चीजें मिलकर मीटर बनाती हैं। पोइट्री की हर लाइन में डिफरेंट फीट हो सकते हैं और ये पोइट की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो कितने फीट एक लाइन में रख रहा है। अगर एक लाइन में 1 फुट है तो हम उसे बोलेंगे मोनोमीटर, ठीक है। अगर 2 हैं तो हम कहेंगे डाईमीटर, और अगर एक लाइन में 3 फीट है तो हम कहेंगे ट्राईमीटर, 4 फीट है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटामीटर, और पेंटामीटर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे और ये पोइट की अपनी मर्जी होगी कि वो एक लाइन में कितने फीट रख रहा है, ठीक है। मीटर पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसका टाइटल है स्टेंजा फॉर्म्स। अगर आपको यहाँ से अच्छे से समझ नहीं आई तो वहां पे मैंने एक बहुत मजे की एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम मीटर की कुछ टाइप्स देखते हैं। तो मीटर में पहली मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है आइम। अब आइम क्या है? आइम में 2 सिलेबल्स होते हैं, एक स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है। लेकिन इसमें पहले कौन सा आएगा? पहले आता है अनस्ट्रेस्ड और फिर आता है स्ट्रेस्ड वन। एग्जाम्पल देखें, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे वर्ड है कलेक्ट, तो इसको अब हम कैसे बोलेंगे? कलेक्ट। अब आप देखें कि मेरी जो स्ट्रेस है वो लेक्ट पर आ रही है, ठीक है। इसी तरह इंस्पायर, तो इंस्पायर में भी पायर पर स्ट्रेस आ रही है। और इसी तरह टुडे में जो स्ट्रेस है वो डे पर है और टू पर स्ट्रेस नहीं है, तो पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस हो गया और दूसरा स्ट्रेस्ड हो गया। अब कलेक्ट मिलकर एक फुट बना रहा है, ठीक है। कलेक्ट 1 फुट है, इंस्पायर 1 फुट है, टुडे 1 फुट है, क्योंकि इसमें एक लेटर हमारे पास अनस्ट्रेस आ रहा है और दूसरा स्ट्रेस्ड आ रहा है। ये दोनों मिलकर 1 फुट बना रहे हैं। अब एक लाइन के अंदर कितने फुट होंगे ये पोइट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसी तरह मीटर की नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रोकी। ए ट्रोकी इज द ऑपोजिट ऑफ एन आइम। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आइम और ट्रोकी दोनों में 2 ही सिलेबल्स होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं? आइम में हमारे पास पहला जो सिलेबल था वो अनस्ट्रेस्ड था, लेकिन ट्रोकी में हमारा पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और दूसरे वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। इस तरह से ये ऑपोजिट है, लेकिन दोनों में सिलेबल्स 2-2 ही हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, मैटर में देखें, मैटर। अब हम मैट जो फर्स्ट वन है उस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इस तरह से ये पहला स्ट्रेस्ड हो गया और दूसरे वाला अनस्ट्रेस्ड हो गया। मीटर की नेक्स्ट टाइप है एनापेस्ट। एन एनापेस्ट इज 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब आप देखें कि इससे पहले हमने आइम और ट्रोकी पढ़े हैं, तो उन दोनों में 2-2 सिलेबल्स थे, लेकिन एनापेस्ट के टोटल सिलेबल्स 3 हैं, जिसमें पहले 2 अनस्ट्रेस्ड हैं और तीसरे वाला जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, जैसे सेरेनेड। इसके बाद है डैक्टिल। ए डैक्टिल फीचर्स ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब एनापेस्ट और डैक्टिल दोनों में 3-3 सिलेबल्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे? कि अब डैक्टिल में पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और बाकी के जो 2 हैं वो अनस्ट्रेस्ड होंगे, लेकिन एनापेस्ट में इसके ऑपोजिट था, ठीक है, जैसे बेओवुल्फ। मीटर की अब नेक्स्ट टाइप है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी ऐसी टाइप है जिसमें सिलेबल्स तो 2 ही होते हैं, लेकिन दोनों ही स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कोई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं होता। स्पॉन्डी भी काफी ज्यादा यूज किया जाता रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सी और मीटर की टाइप्स हैं, बहुत से फीट हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद अब पोइटिक डिवाइसेस की जो बाकी डिवाइसेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं रिमेनिंग डिवाइसेस को डिस्कस करूंगी। आई होप आपको इन डिवाइसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।